नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो खैर हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी के सामने मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी या कोई कैंडिडेट है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति नगर निकाय चुनाव में दिख रही है उसमें कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं दिख रहा कि कांग्रेस बीजेपी को कहीं भी चुनौती देती हुई दिख रही है। और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो दिल्ली में हार के सदमे से ही नहीं उबर पाई, तो हरियाणा के निकाय चुनाव में कैसे उस ताकत और दम के साथ चुनाव लड़ पाती? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से, यानी कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में उलटफेर बीजेपी ने किया था, उसी तरह से निकाय चुनाव में भी एक तरफा आंधी लेकर बीजेपी चल रही है और एक बड़ी जीत हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी? खैर, इस सवाल का जवाब जल्द मिल जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं गुरुग्राम नगर निगम की। तो गुरुग्राम नगर निगम में भी ठीक ठाक मुकाबला चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक तरफा है, यानी कि टक्कर दिख रही है, लेकिन इस टक्कर में कितना दम है इसको आज समझेंगे और खास तौर पर बात करेंगे गुरुग्राम के वार्ड 19 की। 19 में किस तरह का मुकाबला है, किस तरह की समस्या है और वार्ड 19 में कौन कौन से इलाके आते हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की दिक्कतें क्या है, और इस सब के बीच वार्ड 19 में अभी तक कितना काम हुआ है और उस काम होने के बाद क्या यहां रहने वाले लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ा है, और अगर वो असर पड़ा है तो क्या ये लोग इस बार यानी कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की तरफ खड़े होंगे या किसी दूसरे विकल्प को चुनेंगे? तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं गुरुग्राम के वार्ड 19 का सटीक विश्लेषण और आपको बताएंगे कि यहां पर जो मुकाबला है वो मुकाबला किस किस के बीच में है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, वैसे तो करीब 6 प्रत्याशी इस वार्ड से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन उनमें 3 ये मुख्य हैं। जिसमें अगर बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी से राज सिंह अमित चुनाव के मैदान में है, युवा है और एक नई एनर्जी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सबके बीच में आपको बता दूं कि यहां पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम में शामिल होने के बाद यहां के लोगों को उम्मीद है कि विकास इस इलाके में और ज्यादा तेजी से होगा। चलिए एक बार फिर बात करते हैं उम्मीदवारों की। कांग्रेस की तरफ से रॉकी राघव है, ये भी युवा चेहरा है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरज्ञान सिंह भी चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो ये 3 उम्मीदवार हैं जिनके बीच मुकाबला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लेकिन इस मुकाबले में कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है और कौन नंबर 3 पर है, ये तो खैर यहां की जनता जब नतीजे आएंगे या फिर कहें कि मतदान होंगे उस दिन तय कर देगी। लेकिन इस सब के बीच ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस वार्ड की सूरत क्या है, क्या कोस्ट इलाके इस वार्ड में आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वार्ड 19 में करीब 30,000 वोटर्स हैं जो तय करेंगे इन तीनों उम्मीदवारों की किस्मत को कि कौन बनेगा यहां से इनका पार्षद। इसके अलावा भोंडसी, नयागाम और करीब 40 कॉलोनीज इस वार्ड के अंदर आती है, जिसमें आप जानते होंगे मारुति कुंज और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है ये यहां पर आता है। और इस इलाके में सबसे बड़ी संख्या में पूर्वांचल से आने वाले लोग यहां पर है और ये भी एक अपने आप में समझने वाला गणित है कि ये जो वोटर है, क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें उसमें चाहे नया गांव हो या फिर भोंडसी हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी समर्थन देते आए हैं। लेकिन यहां ये जो 40 कॉलोनीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को, कांग्रेस को भी यहां से वोट मिलता है, लेकिन जो ये 40 कॉलोनीज हैं ये वोट एक तरफा क्या बीजेपी की तरफ जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के चुनावी नतीजे सामने आए थे और एक बड़ी संख्या में पूर्वांचलियों ने बीजेपी को वोट दिए और इसका दावा बीजेपी के खास तौर से जो पूर्वांचल से आने वाले नेता है उन्होंने भी किया, और जो नतीजे निकल कर भी आए उसमें भी वो सूरत साफ साफ देखने को मिली।
तो क्या नगर निगम के चुनाव में इन कॉलोनीज में रहने वाले बड़ी संख्या में जो पूर्वांचली हैं, क्या वो बीजेपी को अपना वोट देंगे जिस तरह से दिल्ली में दिया था? और इस बात की काफी हद तक संभावना भी है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि उनके इलाके में विकास हो। और इस वक्त विकास इलाके में कौन कर सकता है, इसको लेकर भी राजनीतिक जानकार ये कहते हैं, या लोगों के बीच भी हमेशा से चर्चा रहती है कि जहां जिस स्टेट में बड़ी सरकार जिसकी हो, यानी कि जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के नुमाइंदे चुनकर छोटी सरकार में भी आते हैं, क्योंकि इससे उन इलाकों में विकास तेजी से हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी को यहां पर भी एक बड़ी एज दिख रही है, यानी कि बीजेपी यहां से सीट निकाल सकती है, क्योंकि लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर वो बीजेपी कैंडिडेट को जीत दिलाते हैं तो ऐसे में सरकार की तरफ से होने वाले डेवलपमेंट के काम तेजी से होंगे और जल्दी होंगे, बेहतर तरीके से होंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि इस इलाके में अभी तक विकास कितना हुआ। एलिवेटेड फ्लाईओवर ने यहां की तस्वीर बदली। आप जानते हैं कि गुरुग्राम से सोहना तक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया, जिससे जो डिस्टेंस है इस इलाके तक पहुंचने का वो बेहद कम हो गया, क्योंकि इससे पहले जो जद्दोजहद इस इलाके में, चाहे वो भौंसी की बात करें, नया गांव की बात करें, और जो मारुति कुंज और उसके आसपास का इलाका है, यानी कि ये 40 जो कॉलोनीज है, ये लोग अक्सर जाम में फंसे रहते थे। लेकिन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने के बाद वो तकलीफ कम हुई है और विकास का पहिया और ज्यादा तेजी से इस इलाके में भी दौड़ना शुरू हुआ है। इस इलाके के आसपास काफी बिजनेस हब बने हैं, मॉल्स बने हैं, जिनकी वजह से यहां पर रोजगार के अवसर भी लोगों के लिए बढ़े हैं, और लगातार एक के बाद एक बिल्डर प्रोजेक्ट्स भी यहां पर आ रहे हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज किया गया है, यानी कि वो कॉलोनीज जिन्हें अवैध माना जाता था और जिसकी वजह से सरकारी काम यहां पर नहीं हो पा रहे थे, उसे भी करने का काम सरकार ने किया। इससे भी एक बड़ा फर्क इस इलाके में पड़ा है। गांव में भी विकास के काफी काम हुए हैं, ऐसा यहां के लोगों का मानना है। इसके अलावा इस इलाके को पहली बार नगर निगम में शामिल किया गया है, और यही एक वजह है ताकि यहां पर जो डेवलपमेंट के काम है वो ज़्यादा तेजी से किया जा सके। यानी कि फिर चाहे रोड बनाने की बात हो, पानी हो, बिजली हो, सीवरेज लाइन की बात हो, या दूसरे विकास के काम हो, उसमें तेजी यहां पर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, अगर नगर निगम इलाके में वो वार्ड है तो। अब बात करते हैं कि इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो अभी भी, या उनके समाधान का इंतजार लोग अभी भी कर रहे हैं कि ये मुद्दे भी सुलझने चाहिए, उनका भी समाधान होना चाहिए। तो उसमें बात करें कि मारुति कुंज का जो रोड है उस पर जल भराव एक बड़ी समस्या है, ये एक मुद्दा है। हर कॉलोनी में सीवरेज, सड़क और बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये इलाका अनऑथराइज था, लेकिन अब काफी हद तक ये ऑथराइज हो चुका है। तो ऐसे में इन इलाकों में ये जो मुख्य समस्याएं, क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार, उसे नहीं चाहिए किसी के महल, उसे नहीं चाहिए किसी के खजाने की दौलत, उसे चाहिए कि वो जिस घर में रह रहा है वहां तक जो सरकारी सुविधाएं, यानी कि पानी है, बिजली है, सीवरेज है, वो अच्छी पहुंचे। इसके बाद अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसे साफ सुथरी सड़कें, दुरुस्त सड़कें मिले, वो ये चाहता है। सरकार से ज्यादा फंड इस इलाके में आ सके, ताकि इस इलाके में डेवलपमेंट का काम और ज्यादा तेजी से हो। जिनका जमीन का पूर्ण भुगतान करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो रजिस्ट्री हो। आपको बता दें, क्योंकि ये अनऑथराइज इलाका था, ऐसे में बहुत सारे लोगों ने पैसा दे दिया, लेकिन वो जीपीए पर है, रजिस्ट्री उनकी नहीं हुई है, तो वो चाहते हैं कि उनकी रजिस्ट्री हो जाए, यानी कि कागजों में भी पूरी तरह से मालिकाना हक उनका रहे। इसके अलावा नगर निगम द्वारा अवैध वसूली पर लगाम, इस तरह की भी शिकायतें हैं। मारुति कुंज सड़क जाम मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे, यानी कि राज्य सरकार जो है यहाँ पर सड़क बनाए, अच्छी सड़क बनाए और उस पर जाम ना हो। इसके अलावा कोई भी जो जीतता है वो ये बहाने ना करे कि मेरी तो सरकार सुन ही नहीं रही है, फिर वो चाहे निर्दलीय हो, कांग्रेस से हो, या फिर बीजेपी कैंडिडेट हो। इस इलाके में जो गुंडागर्दी है, असामाजिक तत्व जो है, जो आसपास के लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि इस तरह की भी शिकायत रहती है, वो परेशानी ना हो, इसको लेकर भी लगातार बात होती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं इस इलाके के, और इन्हीं मुद्दों का समाधान यहाँ के लोग चाहते हैं। तो इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये काम कौन करेगा? क्या विपक्ष में बैठी पार्टी कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह की स्थिति हरियाणा में कांग्रेस की है,
कांग्रेस आपस में ही लड़ने झगड़ने से उसे फुर्सत नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से वो विपक्ष के रोल से को ठीक से निभा पाए? क्योंकि आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस आज तक अपने नेता प्रतिपक्ष तक का चुनाव नहीं कर पाई है, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनकी तरफ से कौन हो ये तक तय नहीं कर पाई है। तो ऐसे में आम आदमी के मुद्दे को सुलझाने, उसके समाधान को देने में वो किस तरह से आगे आ सकती है? तो एक ये संकट कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, चुनाव में ही बात कर ले तो कांग्रेस ग्राउंड पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। तो ऐसे में उम्मीदवार अपनी तरफ से मेहनत चाहे कितनी कर ले, कितना ही पसीना यहां पर बहा ले, पार्टी का अगर सपोर्ट समर्थन नहीं दिखता है और पार्टी जमीन के ऊपर आम आदमी के मुद्दे को उठाती हुई नजर नहीं आती है, तो आप समझिए कि उम्मीदवार की परेशानी भी बढ़नी तय है। ऐसे में जो अमित सिंह के साथ, यानी कि राज सिंह अमित के साथ में ये एज क्यों दिख रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि बीजेपी की टिकट का होना, यानी कि बीजेपी का प्रत्याशी होना। और लोगों का हमेशा से मानना रहा है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, और अगर छोटी सरकार यानी कि नगर निगम में भी बीजेपी आती है तो उससे फायदा होगा आसपास के लोगों का। यह हमेशा से ऐसा मानना रहा है। खैर, यहां के लोग क्या तय करते हैं, किसको जिताते हैं, वो उनके ऊपर है। वो पूरी तरह से इस बात को अच्छे से समझते हैं। लेकिन जिस तरह का वार्ड 19 का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को अगर समझे तो, और जिस तरह के इससे पहले विकास के काम हुए, फिर चाहे एलिवेटेड रोड की बात करें, इस इलाके को नगर निगम में शामिल करने की बात करें, इस इलाके में लगातार बन रहे प्रोजेक्ट, बिजनेस हब और शॉपिंग मॉल्स की बात कर लें, जिनसे कि ना केवल लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर हुई है बल्कि नौकरियां भी लोगों को काफी हद में और तादाद में मिली है, और इलाके का ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात कर ले। लेकिन हाँ, इस सबके बीच अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके होने का इंतजार यहां के लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जो भी कैंडिडेट यहां से जीतता है वो इस इलाके में कितना काम अपने दम पर करा पाता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में भी आपने 10 साल में देखा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा एक ही बात कही जाती थी, रटी जाती थी कि हमें काम बीजेपी नहीं करने दे रही है, हमें काम मोदी नहीं करने दे रहा है, हमें केंद्र से फंड नहीं मिल रहा है। तो क्या अगर नगर निगम में भी इस तरह की सूरत होती है, यानी बीजेपी कैंडिडेट के अलावा कोई और जीतता है, तो क्या इसी तरह की बातें ही सुनने को मिलेगी? और ऐसा नहीं है कि क्या अगर बीजेपी कैंडिडेट भी जीतते हैं तो क्या वो आपके मुद्दों को दमदार तरीके से अपनी सरकार के सामने रख पाएंगे? और क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ही हरियाणा में है, तो इलाके में डेवलपमेंट के काम ज्यादा होंगे, या फिर कांग्रेस या फिर निर्दलीय कैंडिडेट को आप अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी पैरवी करेंगे? ये आप पर है, आपको तय करना है और आपको बताना है कि आपके इलाके में, यानी कि वार्ड 19 में सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है। बीजेपी से राज सिंह अमित, कांग्रेस से रॉकी राघव, या फिर निर्दलीय सुरज्ञान सिंह? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी की तरफ से अपील है कि 2 तारीख को आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, ना केवल वार्ड 19 में बल्कि गुरुग्राम में, पूरे हरियाणा में, क्योंकि आपके वोट की असल कीमत यही है कि आप अपना मतदान अगर करेंगे, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, एक सही उम्मीदवार को चुनकर आप लेकर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में विकास भी सही होगा। वरना फिर आप घर बैठकर सोशल मीडिया पर यही बात कहते रह जाएंगे कि हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद घर के बाहर वोट देने के लिए निकले नहीं थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।